Hey, hi everybody, welcome back to my channel Learning Outcome and today's topic is on Unit 4 Assessment for Learning का Unit 4 का टॉपिक क्या है? Unit 4 है आपका Trends and Issues in Assessment. Trends and Issues की हम बात करेंगे. पहला टॉपिक क्या है? Existing Practices. Continuous and Comprehensive Evaluation CCE की बात करेंगे, ग्रेडिंग की बात करेंगे, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम की बात करेंगे, फीडबैक इन इम्प्रूविंग लर्निंग एंड लर्नर्स डेवलपमेंट की बात करेंगे. तो यहाँ पे हम CCE, ग्रेडिंग, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, फीडबैक की हम बात करेंगे. तो ये चार चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है और ये आपके एग्जिस्टिंग ट्रेंड है. डेफिनेटली CCE डेफिनेटली आज के टाइम पे भी चल रहा है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड विद इंस्ट्रक्शन. पहले सब्सक्राइब करें चैनल को ताकि आपको टाइमली अपडेट मिलते रहें. अभी आपका 3rd and 4th सेमेस्टर भी पड़ा है. सो आई विल बी द वन हु विल बी गाइडिंग यू टू द मोस्ट बेस्ट वे इन द बेस्ट पॉसिबल वेज जो मुझे लगता है, बिकॉज आई एम समवन जिसने ये एक्चुअली बीएड की फील्ड को ना सिर्फ बीएड की एक डिग्री कंप्लीट ही नहीं करी, बट एक्चुअली में उसे बहुत डीपर लेवल पे जाना है. हर एक चीज़ को, उसकी माइन्यूट डिटेल को मैंने अच्छे से जाना है. एंड आई नो कि कैसे पेपर आएंगे, कैसे आपके मतलब एक एक चीज़ कैसे कवर करनी है, कैसे मुझे टिप्स एंड ट्रिक्स आती हैं कि कैसे आपको पेपर के वो चीज़ें करनी है जिसमें आप बस बढ़िया नंबर ले सकते हो. आप वो चीज़ें करके भी ना बढ़िया नंबर आ सकते हैं आपके. तो विदाउट एनी फर्दर डिले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें एंड लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा. एंड द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज वीडियो को पूरा दिखे, बिकॉज वीडियो को अगर आप स्किप कर देंगे तो बहुत सारी चीज़ें जो एट द मोमेंट मेरे दिमाग में एग्जाम्पल आती है ना, वो आप मिस कर दोगे. ठीक है, तो मैं वो नहीं चाहती. तो आप वीडियो को सब्सक्राइब करें एंड विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो. बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, आई डैम श्योर इट. ठीक है, CCE कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन. कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव से ही आपको पता चलना चाहिए वो इवैल्यूएशन जो अभी भी चल रही है, कॉन्टिन्यूस है. ठीक है, वो चलती जा रही है. और कॉम्प्रिहेंसिव मतलब बहुत सारी चीज़ें उसमें इंक्लूडेड हैं फॉर द इवैल्यूएशन पर्पसेस. ठीक है, तो CCE की जब हम बात करते हैं ना, ये एक अप्रोच है. ये क्या है? एक अप्रोच है जिससे हम बच्चे की डेवलपमेंट में कॉन्टिन्यूसली उसे असेस कर सकते हैं कि उसकी डेवलपमेंट क्या हो रही है. वेरियस एक्टिविटीज़ हम और देख सकते हैं उसकी. ठीक है, सिर्फ एग्जाम ही नहीं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ यहाँ पे हम ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि हम उसकी डेवलपमेंट को चेक कर सकें. हम यहाँ पे स्कॉलिस्टिक मतलब एकेडमिक एंड को स्कॉलिस्टिक जैसे कि को करिकुलर की भी हम बात करते हैं. जैसे लाइफ स्किल, आपका एटीट्यूड एरियाज, ये सारे एरियाज की हम बात करते हैं. अब डेफिनेशन यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है. बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है बाय NCERT. ठीक है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग. इसका आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए. 2005 में इसने डेफिनेशन क्या दी है? CCE रेफर्स टू अ सिस्टम ऑफ स्कूल बेस्ड इवैल्यूएशन. ये क्या है? एक स्कूल बेस्ड इवैल्यूएशन है. ये कॉलेज में नहीं होता है, ये स्कूल में होता है. स्कूल बेस्ड इवैल्यूएशन है. ठीक है, और स्टूडेंट्स है दैट कवर्स ऑल एस्पेक्ट ऑफ स्टूडेंट डेवलपमेंट, जो कि बच्चे की सारे एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट को फोकस करता है. सोशल, पॉलिटिकल तो चलो छोड़ो, सोशल, मोरल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल, ठीक है, फिजिकल, ये सारी आपकी डेवलपमेंट को ये देखता है. और ना कॉन्टिन्यूस बेसिस ताकि आपकी सारी एकेडमिक ईयर जो भी आपका 25 to 26 एकेडमिक ईयर होगा फॉर एग्जांपल स्कूल का, तो उसमें बच्चे की कॉन्टिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन की जाएगी. उसके सारे एस्पेक्ट और डेवलपमेंट को देखा जाएगा. तो ये NCERT की बड़ी सुंदर डेफिनेशन है. ठीक है, इसके बाद हम CCE की और अच्छे से बात कर लेते हैं. अब CCE होता क्या है? अब इसे हम डिटेल वे में इसके सारी चीज़ें जानेंगे. तो थोड़ा पेशेंस के साथ चलना है और बड़ी अच्छे से इसको आप अंडरस्टैंड कर लोगे. ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सारे जो बुलेट पॉइंट है एक्चुअली में एक डॉक्यूमेंट से उठाए गए हैं. ये डॉक्यूमेंट एक गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट है, उसमें ये सारी चीज़ें मेंशन थी. और अगर आप देखिए CCE की बहुत सारी डेफिनेशन आपको वीडियोस मिल जाएंगे, लेकिन दिस वन इज़ द वन वीडियो जिसमें मैंने ना एक्चुअली जो आपके गवर्नमेंट सोर्सेज हैं उनका इस्तेमाल करके NCERT के सोर्सेज से ये सारी चीज़ें मैंने एक्चुअली में उठाई हैं और फिर ये आपके सामने बुलेट पॉइंट मैंने मेंशन करे हुए हैं. ये बहुत सारी रिसर्च एंड जर्नल्स पढ़ने के बाद आपको ये मैं सारे बुलेट पॉइंट आपके सामने पेश कर रही हूँ. और आप इसे अगर एग्जामिनेशन में लिख देंगे, टीचर को पता चल जाएगा, एग्जामिनर को पता चल जाएगा, भाई इसने तो बड़ी तगड़ी रिसर्च करके आई है ये बच्ची. ठीक है, या ये बच्चा. ठीक है, तो आप वीडियो को ध्यान से सुनना. CCE इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये पता होना चाहिए. CCE के बारे में हम जब बात करते हैं तो ये क्या है? कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन. ठीक है, फोकसेस ऑन
ऑल राउंड डेवलपमेंट, स्कॉलिस्टिक एंड को स्कॉलिस्टिक की हम बात करते हैं। एम्स क्या है इसका एम क्या होता है, होलिस्टिक लर्निंग रेदर देन रोट टेस्टिंग, ठीक है। हम बच्चे की होलिस्टिक लर्निंग को देखते हैं, मतलब ओवरऑल लर्निंग उसकी क्या रही है, बी इट बिहेवियरल, बी इट एकेडमिकल, हर होलिस्टिक लर्निंग की हम बात करते हैं, मतलब ओवरऑल लर्निंग की बात करते हैं। हम यहाँ पे रोड टेस्टिंग, एग्जामिनेशन, रिटन एग्जामिनेशन पे सिर्फ फोकस नहीं करते हैं, हम उसकी हर लेवल पे लर्निंग की बात करते हैं। तो ये सीसीई की हमारी कहना है, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन टाइमलाइन हम देख लेते हैं, बड़े कम बच्चों को ये पता होता है, बट ये आपको पता होना चाहिए। इम्प्लीमेंटेशन टाइमलाइन 2004 में ये इंट्रोड्यूस हुआ था, 1 से लेके 5, 1 to 5th क्लासेस तक, ठीक है, 1 से लेके 5th ग्रेड तक ये क्लासेस में ये इंट्रोड्यूस हुआ था। 2005 में क्या हुआ था, इसको 5 पॉइंट स्केल रिकमेंड किए गए थे, ठीक है, नो पास और फेल फॉर प्राइमरी। इसमें ये इंट्रोड्यूस हुआ था कि जो बच्चे प्राइमरी में होंगे उनको कभी पास या फेल का ठप्पा नहीं लगाना है, 5 पॉइंट स्केल पे रिकमेंड करना है, ठीक है। 2006 में क्या होगा, 2006 में क्या हुआ था, एक्सटेंडेड हुआ था ये क्लासेस, पहले तो 1 से लेके 5th क्लास तक था, अभी 6th से लेके 8th क्लास तक ये एक्सटेंड हुआ था 2006 में। 2009 में क्या हुआ, 2009 में क्या हुआ था, ये मैंडेटरी हो गया फॉर क्लास 9th, ये 9th क्लास में मैंडेटरी हो गया, जिसमें न्यू ग्रेडिंग सिस्टम भी आया था, अगर आपको याद हो 2009 में ग्रेडिंग सिस्टम आ गया हुआ था, ठीक है, और इसे 9th क्लास तक के इसे मैंडेटरी कर दिया। 2010 में क्या हुआ, क्लास 10th बोर्ड एग्जाम मेड ऑप्शनल, ठीक है। 2010 में जो बोर्ड एग्जाम आए थे उनको ये ऑप्शनल कर दिया गया, ठीक है। फिर उसको, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में सीसीई का कभी ना कभी तो आप देखते ही हो उसमें बोर्ड एग्जाम ज़्यादा कंपलसरी हो जाते हैं, ठीक है, रिटर्न एग्जाम ज़्यादा फोकस हो जाता है, तो कभी कभी ये पीछे रह सकता है। तो ये आपकी टाइमलाइन थी, इंप्लीमेंटेशन थी, जो आपको पता होनी चाहिए। अब फीचर्स देख लेते हैं, बड़े इंटरेस्टिंग फीचर्स हैं। कॉन्टिन्यूस का मतलब क्या होता है, रेगुलर, फॉर्मेटिव प्लस समेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव तो आपको पता ही है, जो हमने अंडरस्टैंडिंग द लर्नर में डिस्कस करा था। असेसमेंट फॉर लर्निंग में पहले आपने फर्स्ट वीडियो में भी, अगर आपने नहीं देखी वो ये पार्ट की वीडियो यूनिट 1 की, तो आप वो देख के आए, बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। उसमें क्या होता है, रेगुलर। कॉन्टिन्यूस का मतलब आपको पता होना चाहिए, रेगुलर होता है। फॉर्मेटिव मतलब जो चल रहा है, जो कॉन्टिन्यूस है, जो आपके थ्रू आउट द ईयर होता है। समेटिव मतलब जो आपके एंड एग्जाम में होता है, वो एग्जामिनेशन, वो इवैल्यूएशन, ठीक है। तो कॉन्टिन्यूस में आपका ये सब कुछ आता है। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब क्या होता है, एकेडमिक और को स्कॉलिस्टिक। इसका मतलब है कि आपके मार्क्स भी देखे जाएंगे, आपकी एक्टिविटीज जो आपने परफॉर्म करी है वो भी देखी जाएंगी। स्कॉलिस्टिक में आपके सब्जेक्ट आ जाएंगे, को स्कॉलिस्टिक में आपके स्किल आ जाएंगे, जैसे लाइफ स्किल आ गया, आपके एटीट्यूड, आपका बिहेवियर, आपके वैल्यूज, ठीक है, आप क्लास में कैसे एटीट्यूड लेके चलते हो, आपका क्या वैल्यूज क्या है आपकी, ये सारी चीजें जज करी जाएंगी और ये देखी जाएंगी टीचर के थ्रू, ठीक है। मल्टीपल टूल्स होते हैं ग्रेडिंग। स्कॉलिस्टिक में 9 पॉइंट स्केल, जैसे कि स्कॉलिस्टिक में 3 पॉइंट स्केल होता है, लाइफ स्किल में 5 पॉइंट स्केल, मतलब ऐसे मल्टीपल स्केल आप ग्रेडिंग टूल आप बना सकते हैं खुद के बेसिस पे, ठीक है। या ये अगर आप देखे जाएं तो ये आपका जो बोर्ड होगा वो भी कुछ सेट क्राइटेरिया बनाता है, तो वो आपको फॉलो करने पड़ते हैं, ठीक है। बेनिफिट्स देख लेते हैं। ट्रेडिशनल सिस्टम से ऊपर ये कैसे अच्छा है, ट्रेडिशनल सिस्टम में सिर्फ एग्जामिनेशन देखे जाते हैं, रिटर्न एग्जाम, लेकिन यहाँ पे ये कैसे बेनिफिशियल है सीसीई, ये बच्चे के एग्जाम स्ट्रेस और ड्रॉप आउट को कम करता है। लर्निंग पे फोकस करते हैं, ना कि सिर्फ एग्जाम पे फोकस करते हैं। हम बच्चे की रियल लाइफ लर्निंग पे फोकस करते हैं, हम बच्चे की एक्सपीरियंशियल लर्निंग को इनकरेज करते हैं। हम उसमें स्किल, जैसे कि लाइफ स्किल आपका 4th सेमेस्टर में एक बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अगर आपको वो लेते हैं, तो मैंने भी लिया था, उसके ऊपर मैं आपको सब्जेक्ट की वीडियोस भी बना के देने वाली हूँ। तो लाइफ स्किल बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और मुझे लगता है कि आपको 4th सेमेस्टर में ये लेना चाहिए। तो आप ये कहीं पे लिख लें कि 4th सेमेस्टर में आपको लाइफ स्किल सब्जेक्ट लेना है, और मुझे लगता है ये बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और आपको ये सबको, टीचर्स को ये लेना चाहिए। लाइफ स्किल प्रमोट करता है क्रिएटिविटी और फिटनेस को प्रमोट करता है, ठीक है। बच्चों की इन्फॉर्म्ड सब्जेक्ट चॉइसेस, उसने क्या सब्जेक्ट लिए, क्या उसने सब्जेक्ट किस बेसिस पे लिया, क्या वो सब्जेक्ट से क्या सीख रहा है, क्या उसने लर्न करा है, ये सारी चीज़ों में ये हेल्प करता है। बच्चों को फ्रेंडली बनाता है, मोटिवेटिंग एनवायरनमेंट इनकलकेट करता है, बनाता है। चैलेंजेस क्या रहे अब इम्प्लीमेंटेशन के, एक तो टीचर की ट्रेनिंग नहीं होती। इम्प्लीमेंटेशन में क्या चैलेंजेस है, टीचर की ट्रेनिंग नहीं होती, ठीक है। वर्कलोड टीचर्स के ऊपर वैसे ही बहुत ज़्यादा, आप कॉन्टिन्यूस इवैल्यूएशन अब आप करने बैठोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। पुअर स्टूडेंट टीचर रेशो, अब टीचर ही एक है, ठीक है, लेकिन बच्चे बहुत ज़्यादा है, तो पुअर टीचर रेशो होती है, स्टूडेंट रेशो, ठीक है। इनएडुकेट इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं है, तो आप बताओ इवैल्यूएशन किस बेसिस पे होगी, एग्जामिनेशन के बेसिस पे होगी। जब एक्टिविटी रूम ही नहीं है तो एक्टिविटी कैसे कंडक्ट करोगे, जब इंफ्रास्ट्रक्चर ही अच्छा नहीं है, स्पोर्ट्स टूल्स नहीं है आपके पास, लेबोरेटरीज नहीं है, एक्सपेरिमेंट्स कैसे करोगे, ठीक है।
स्टैंडर्ड टूल्स नहीं है असेसमेंट के लिए, ठीक है। सब्जेक्टिविटी आ जाती है कभी कभी टीचर की ग्रेडिंग में, ठीक है। कभी कभी टीचर बायस हो सकता है, ओवर बर्डनिंग हो सकती है बच्चों के ऊपर प्रोजेक्ट वर्क वैसे ही बहुत ज़्यादा। अब कॉन्टिन्यूस इवैल्यूएशन मतलब बच्चा अब पार्टिसिपेट भी करे, एक तो पढ़े भी, कितना ओवर बर्डन हो जाता है बच्चे के ऊपर, ठीक है। कभी कभी हम को करिकुलर या पोस्ट कॉलेस्टिक एरियाज को हम अवॉइड कर देते हैं, सिर्फ मार्क्स के ऊपर ही हमारा फोकस रहता है। ग्रेडिंग इन्फ्लेशन, कभी कभी बच्चे ग्रेड के लेके भी लड़ पड़ते हैं, ठीक है। कभी कभी बच्चों के ऊपर फोबिया आ जाता है बच्चों के बीच में, ठीक है। तो ये ग्रेडिंग सिस्टम है ना, ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है और सबको समझ में नहीं आता है। अब पेरेंट्स को तो वैसे भी ग्रेडिंग सिस्टम समझ में नहीं आता, बच्चे को कैसे समझ में आएगा। आप सोचो, ग्रेडिंग सिस्टम इज समवट विच इज वेरी कंफ्यूजिंग, ठीक है। ग्रेडिंग में अब बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं, आप एक्चुअल चीज की बात करो ना, ग्रेडिंग में तो बहुत सारे रेशो आ जाती है या रेंज आ जाती है। अब रेंज की जब हम बात करते हैं तो ग्रेड का मतलब क्या है, वहां पे लोअर रेंज को लेके चले या हायर रेंज को लेके चले, तो ये बड़ा क्राइटेरिया, ये कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है ये। अब ये टॉपर्स जो होता है ये डीमोटिवेट करता है। अब जो बच्चे टॉप करना चाहते हैं उनके लिए तो ये डीमोटिवेटिंग हो जाता है, बिकॉज बहुत सारे बच्चों के अगर एक ही ग्रेड आ रहा है तो आप बताओ उसमें से टॉपर कौन है, ठीक है। तो दिस इज समवट वेरी क्रिटिकल टू थिंक अबाउट। देखिए कैजुअल एटीट्यूड आ जाता है कभी कभी बच्चों में, ग्रेड तो मिल ही जाएगा, नंबर क्या है, ठीक है। किसको पता चलना है कितने नंबर आए, ग्रेड आ गया, ठीक है। तो बच्चों के लिए कैजुअल एटीट्यूड आ जाता है, क्योंकि घर पे पेरेंट्स को भी कभी कभी पता नहीं होता, पेरेंट्स भी कंफ्यूज होते हैं, पता नहीं चलो आ तो गया ग्रेड है ना, तो पेरेंट्स को पता नहीं होता कि ग्रेड का मतलब क्या है, लोअर है कि हायर है, ठीक है। बर्डन और पेरेंट्स के लिए भी प्रोजेक्ट वर्क के ऊपर एक बर्डन हो जाता है, बिकॉज आजकल बच्चे तो प्रोजेक्ट बनाते नहीं है, पेरेंट्स बनाते हैं, ठीक है। तो ये बड़ी चीज़ है देखने वाली। तो ये चैलेंजेस है जो हमें ओवरकम करने चाहिए। सजेशन या ब्रिजिंग गैप कैसे कर सकते हैं हम, ठीक है। टीचर्स की पहले तो ट्रेनिंग होनी चाहिए, फिर टेक्नोलॉजी का हमें यूज़ करना चाहिए ताकि हम पेपर वर्क को कम करें, ठीक है। बिकॉज बहुत सारे बच्चों की अगर इवैल्यूएशन करनी है तो देखिए कितना पेपर वर्क यूज़ हो रहा है, कितना पेपर वर्क हो रहा है, ठीक है। बहुत सारी एक एक चीज़ का पेपर वर्क करने बैठ के तो बहुत सारा पेपर यूज़ होगा। पहले तो टेक्नोलॉजी लेके और टीचर की ट्रेनिंग करो, ऑनलाइन परफॉर्मेंस ट्रैकिंग का यूज़ करो ताकि पेरेंट्स को भी ऑनलाइन सिस्टम के थ्रू बच्चों की परफॉर्मेंस दिखे। स्टूडेंट टीचर रेशो बहुत अच्छी होनी चाहिए। ग्रेडिंग सिस्टम और परसेंटाइल की क्राइटेरिया बिल्कुल एकदम पेरेंट्स और स्टूडेंट के बीच में क्लियर होने चाहिए। इमोशनल एंड सोशल ग्रोथ की तरफ हमारा फोकस होना चाहिए। प्रोजेक्ट वर्क या स्टूडेंट लेड हमें हमारी कम्युनिटीज होनी चाहिए। अगर कोई स्टूडेंट कोई इश्यूज आते हैं तो बच्चे खुद अपनी आवाज़ उठाएं, ठीक है। प्रोजेक्ट वर्क अपने खुद बनाए, इंटरेस्टिंग बनाए, क्रिएटिविटी आए उनके बीच में, ठीक है। उनको बर्डन ना लगे, ठीक है। अवेयरनेस आनी चाहिए पेरेंट्स और स्टूडेंट के बीच में। हॉलिस्टिक लर्निंग क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों सीसीई इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वैलिड और रिलायबल टूल्स का इस्तेमाल होना चाहिए। स्कोर्स होलिस्टिक एक्टिविटीज ऐसी होनी चाहिए जिसमें बच्चे इंटरेस्ट लें, ना कि उनका बर्डन हो, ठीक है। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट होनी चाहिए ताकि किसी के बीच में बायसनेस ना आए। तो ये सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो ये था आपका सीसीई। अब ग्रेडिंग सिस्टम की बात करते हैं। ग्रेडिंग सिस्टम का मतलब होता है जब हम मार्क्स की जगह बच्चे को ग्रेड देते हैं, जैसे ABC। जैसे बच्चे के 89 या 76 मार्क्स आए लेकिन मैंने उसे सिर्फ ग्रेड दे दिया ABC, ठीक है। तो उसे हम क्या कहते हैं, ग्रेडिंग सिस्टम, ठीक है। अब ये क्या होता है, इसमें रेंजेस ऑफ परफॉर्मेंस होते हैं, वही मैंने बोला ना, रेंज होती है एक, तो ग्रेडिंग का मतलब वही होता है, ठीक है। ग्रेडिंग क्या है, अब डेफिनेशन देख लेते हैं ग्रोनलैंड की 2006 में। अब उन्होंने बोला ग्रेडिंग सिस्टम क्या है, ग्रेडिंग एक प्रोसेस है ऑफ अप्लाइंग स्टैंडर्डाइजेशन मेजरमेंट। हम स्टैंडर्डाइजेशन मेजरमेंट का इस्तेमाल करके बच्चे को ग्रेड देते हैं, ऐसे नहीं मुंह उठा के ग्रेड दे दिया, नहीं। इसका एक क्राइटेरिया होता है, इसका एक स्टैंडर्डाइज मेजरमेंट होता है, ठीक है। उसके बेसिस पे हम ग्रेडिंग देते हैं। अब इसके फीचर्स देख लेते हैं। फीचर्स क्या है, एक रेंज पे सेट होता है, जैसे A का मतलब होगा 90 to 100 के बीच में मार्क्स आए हैं बच्चे के, ठीक है। हर ग्रेड का एक रेंज होगा, ठीक है। इसमें बच्चे के बीच में स्ट्रेस और कंपटीशन कम होता है। बच्चे लर्निंग पे फोकस करते हैं ना कि स्कोरिंग के ऊपर। बच्चे की लर्निंग पे फोकस होता है ना कि स्कोरिंग के ऊपर। बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है ये, ठीक है। पर्पस क्या होता है, इसमें हम बच्चे की मोर मीनिंगफुल एंड स्टूडेंट फ्रेंडली इवैल्यूएशन कर सकते हैं। बच्चे में इंप्रूवमेंट का स्कोप ज्यादा होता है। हम बच्चे को इंप्रूवमेंट के लिए इंकरेज करते हैं, ना कि कंपैरिजन के लिए। ग्रेडिंग से बच्चे का कंपैरिजन कम हो जाता है, ठीक है। अब चॉइस बेस्ड ग्रेडिंग सिस्टम CBCS, ठीक है, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। ये क्या होता है, ये बच्चों को अलाउ करता है कि वो अपनी पसंद के सब्जेक्ट के कोर्सेज को चूज करें, ठीक है, अपने इंटरेस्ट के बेसिस पे, और क्रेडिट अर्न करें ईच कोर्स से, ठीक है। ये प्रमोट करता है फ्लेक्सिबिलिटी। अब डेफिनेशन देख लेते हैं। UGC की 2015 में डेफिनेशन आई थी। उन्होंने क्या बोला, चॉइस बेस्ड ग्रेडिंग सिस्टम क्या है, प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी इन डिजाइनिंग करिकुलम। ये करिकुलम के बीच में भी बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी लेके आता है, बिकॉज बच्चों को जब क्रेडिट मिलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कोर्स के बेसिस पे, जब उनको क्रेडिट मिलते हैं या आवर्स ऑफ टीचिंग के बेसिस पे क्रेडिट मिलते हैं, तो इसे हम क्या बोलते हैं, क्रेडिट बेस्ड चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, ठीक है। तो इसके फीचर्स देख लेते हैं। इसमें बच्चे अपने इलेक्टिव सब्जेक्ट एंड कोर्स सब्जेक्ट को चूज कर सकते हैं। क्रेडिट पॉइंट्स मिलते हैं जब वो अपने एक नंबर ऑफ टीचिंग आवर्स या लर्निंग आवर्स को कंप्लीट कर दे, फिर उनको क्रेडिट मिलते हैं। ये क्रेडिट सिस्टम आपको पता है आइल्स में भी यूज होता है। ये आइल्स में भी यूज होता है। तो बहुत सारे बच्चे जो आइल्स कर चुके हैं या कर रहे हैं
उनको ये पता होगा। ये क्रेडिट सिस्टम आजकल हर एक कोर्स में इंट्रोड्यूस हो चुका है, स्पेशली फॉरेन कंट्रीज में, अब्रॉड यूनिवर्सिटीज में तो ये क्रेडिट सिस्टम, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम बड़े अच्छे से यूज होता है। ठीक है, इसमें बच्चे की इंटरडिसिप्लिनरी लर्निंग को हम प्रमोट करते हैं। पर्पस क्या होता है इसमें, बच्चे की हम लर्निंग एट देयर ओन पेस, हर बच्चा अपने पेस पे लर्निंग करता है। इसके बीच में हम इसको हम इनकरेज करते हैं कि बच्चा अपने लेवल पे जितनी देर लगा के, जितना टाइम कंज्यूम करके लर्न करना चाहता है वो कर सकता है, लेकिन उसके बेसिस पे उसे क्रेडिट मिलेंगे। ठीक है, इसमें बच्चे की स्किल डेवलपमेंट या करियर रेडिनेस को हम भी प्रमोट कर सकते हैं। ठीक है, अब फीडबैक क्या होता है, फीडबैक इन इम्प्रूविंग लर्निंग एंड लर्नर्स डेवलपमेंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये फीडबैक क्यों जरूरी है? अब फीडबैक इज इन्फॉर्मेशन। फीडबैक क्या होता है? एक इन्फॉर्मेशन होता है जो हम बच्चे को प्रोवाइड करते हैं उसकी परफॉर्मेंस के रिलेटेड, कि उसकी परफॉर्मेंस कैसी रही। ठीक है, हम इससे बच्चे को बताते हैं ताकि वो अपनी मिस्टेक्स से अंडरस्टैंड करे, उसे सीखे, अपने स्किल्स को इम्प्रूव करे। ठीक है, और एकेडमिकली और पर्सनली ग्रो करे। अब हैटी एंड टिम्पले ने 2007 में एक डेफिनेशन दी थी फीडबैक के ऊपर। उन्होंने क्या बोला, फीडबैक इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल इन्फ्लुएंसेस, बिकॉज फीडबैक इज बहुत इंपॉर्टेंट है। फीडबैक कितनी इंपॉर्टेंट लाइन है, देखिए, फीडबैक इज मोस्ट पावरफुल इन्फ्लुएंसेस ऑन लर्निंग एंड अचीवमेंट, बिकॉज फीडबैक होगा तभी आपको अपनी लर्निंग के बारे में पता चलेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई कॉम्पिटिशन जीता, आपने कोई एग्जाम में आपका फॉर एग्जाम्पल प्री बोर्ड का पेपर हुआ। ठीक है, अब आपके एमएसटी वगैरह भी होते हैं बीएड में। ठीक है, जब एमएसटी होते हैं तब आप क्या फीडबैक लेने जाते हो ना कि मैम मैं अपने आंसर को और कैसे अच्छे से प्रेजेंट कर सकता हूँ। जब वो फीडबैक आपको मिलता है ना तो आप खुद इंप्रूव करते हो। फीडबैक कभी वेस्ट नहीं जाता, फीडबैक हमेशा आपकी इंप्रूवमेंट की तरफ लेके जाता है और आपकी डेवलपमेंट भी होती है। ठीक है, इट शुड बी टाइमली, लेकिन ये टाइमली होना चाहिए। ये नहीं कि आपका एमएसटी कल हुआ है, ठीक है, आपके पेपर आपको चेक होके मिल गए, लेकिन आपको फीडबैक कब मिल रहा है? 2 साल के बाद। क्या उस फीडबैक का मतलब है आपके तो 2 साल बाद बीएड कंप्लीट हो गया, अब वो एमएसटी के फीडबैक आप क्या करोगे? ठीक है, फीडबैक जो होगा वो एक टाइम बेस पे होना चाहिए, जितनी जल्दी हो सके विद इन बहुत जल्दी से जल्दी आपको फीडबैक उसी टाइम पे अगर हो सके तो प्रोवाइड कर देना चाहिए। स्पेसिफिक होना चाहिए मतलब जो चीज़ का फीडबैक आपको प्रोवाइड करना है उसी का ही फीडबैक प्रोवाइड करना है। उसको ज़्यादा लेंथी कर दोगे, एग्जैजरेट कर दोगे तो बच्चा बोर हो जाएगा और जो उसका व्यू पॉइंट है, जो उसका एसेंस है फीडबैक का, वो खो देगा। ठीक है बच्चा, और एम एंड इम्प्रूवमेंट, और फीडबैक का एम बच्चे को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, बच्चे की इंप्रूवमेंट होनी चाहिए, इसलिए हम उसे फीडबैक देते हैं। फीचर्स क्या होते हैं? फीडबैक वर्बल भी हो सकता है, आप रिटर्न फीडबैक भी दे सकते हो। इट शुड बी क्लियर, पॉजिटिव एंड एक्शनेबल। बच्चे को नेगेटिव वर्ड से कभी फीडबैक नहीं देना। हमेशा जब भी आप पीटीएम पे जाओ, तो मुझे याद है जब मैं पीटीएम पे जाती थी स्कूल में, तो जब मैं टीचर से साइन करवाती थी, रिमार्क्स लिखवाती थी, तो टीचर कभी नेगेटिव वर्ड यूज नहीं करते थे। टीचर हमेशा क्या लिखते थे, जो एक सेंटेंस मुझे याद है, शी कैन डू बेटर। तो ये एक फीडबैक है और पॉजिटिव फीडबैक है, एक्शनेबल है और क्लियर है कि ये और अच्छा कर सकते हैं। बिल्कुल वैसे ही एक टीचर को होना चाहिए कि आप बच्चे के लिए गलत इस वर्ड ना इस्तेमाल करें, आप बच्चे को हमेशा पॉजिटिव, एक्शनेबल और क्लियर फीडबैक दें। ठीक है, बच्चा सेल्फ अवेयर होना चाहिए, सेल्फ डायरेक्टेड होना चाहिए, ये हमारा एम होना चाहिए और इसलिए हम उनसे फीडबैक दें। ठीक है, पर्पस क्या होता है? अब बच्चे का फीडबैक देने का हमारे बच्चे को क्या पर्पस होता है? एक तो बच्चा इंप्रूव करे हमारा, पहले तो फीडबैक का पर्पस यही होगा, और दूसरा बच्चा रिफ्लेक्शन करे। रिफ्लेक्शन क्या करे? अपनी गलतियों से सीखे, अपनी गलतियां देखे कि मैंने गलतियां क्या करी, गलतियों से सीखे और उसे रिपीट ना करें। ठीक है, बच्चे का कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो और बच्चा मोटिवेटेड रहे कि ओके दिस इज अ फीडबैक, मुझे अभी और अच्छा परफॉर्म करना है, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल और हाई होना चाहिए, और बच्चा मोटिवेटेड रहे और अच्छे से परफॉर्म करने के लिए। सो विद दिस वी आर डन विद द यूनिट। आपका जो यूनिट 4 है उसका ए पार्ट कंप्लीट हो चुका है। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो देन हिट लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब किए बिना आप नहीं जाओगे, मुझे ये पूरा भरोसा है। तो सब्सक्राइब करना ही करना है। एंड मुझे यही उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे से पेपर देंगे, बिकॉज बहुत सारी मेहनत लगती है ये वीडियोस बनाने में। एंड जब आप सब्सक्राइब करते हो तो डेफिनेटली मुझे बहुत अच्छा लगता है। अपनी फैमिली के सारे फ़ोन से भी सब्सक्राइब करें, और बाकी तो आप जानते हैं कि आपको बहुत सारा प्यार देना है, चैनल को लाइक करना है, कमेंट करना है, ताकि जो आपके जूनियर्स आते हैं ना, जूनियर्स आएंगे जो, ठीक है, अभी एंट्रेंस के बाद उनकी भी एडमिशन शुरू हो जाएंगे, तो उनको पता होगा दैट दिस इज चैनल आई हैव टू लुक फॉर। ठीक है, सो आप चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बहुत अच्छे से पढ़ाई करें। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बहुत 2 वीडियोस रह गई है, वो भी आज आप अपलोड हो जाएंगी, एंड आप अच्छे से देखें और रिवाइज करें। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।